मैंने कहा, शाबाश, ऐसे 2-4 काम करोगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो जाएगा और मैं भी तुम्हारी सिफारिश कर सकूंगा। फिर मैंने भगत राम से कहा, तुम लोगों के पास असलहा भी नाकिस होता है और तुम्हारे बम भी ठीक वक्त पर नहीं फटते। हमें इस किस्म की रिपोर्टें भी पहुंची हैं। मुझे अभी चलकर वो बम और असलहा दिखाओ जो तुम लोग आइंदा चंद दिनों में इस्तेमाल करने वाले हो। भगत राम बोला, ओके सर, आप अभी हमारे साथ चलें। हमने तो शहर से बाहर ये सारा असलहा एक खुफिया मकाम पर छुपा कर रखा हुआ है, हमारे साथ चलें। मैंने मायावती से कहा, मायावती तुम बेशक वापस अपने होटल चली जाओ, तुमसे कल मुलाकात होगी। मायावती यस सर कहकर उठी और खामोशी से कमरे से निकल गई। उसके जाने के 5 मिनट बाद भगत राम ने मेला राम तकरीबकार से कहा, जाओ जाकर पुराने गैराज से अपनी गाड़ी निकाल कर ले आओ। वो फौरन उठकर चला गया। भगत राम कहने लगा, सर हमने इस किस्म के कामों के लिए एक पुरानी गाड़ी रखी हुई है। वारदातें हम आमतौर पर मोटरसाइकिल पर करते हैं। इस मकसद के लिए हमारे पास 2 बिल्कुल नए मोटरसाइकिल मौजूद हैं। 15-20 मिनट के बाद मेला राम गाड़ी लेकर आ गया। हम मकान के अकबी दरवाजे से निकलकर अंधेरे में खड़ी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी एक तरफ रवाना हो गई। ये लोग मुझे उस जगह पर ले गए जहां सारा इलाका उजाड़ और वीरान था। अंधेरे में छोटी छोटी खुश्क पहाड़ियां इस तरह दिखाई दे रही थीं जैसे बड़े बड़े हैबतनाक डायनासोर बैठे। इन खुश्क बंजर टीलों में एक जगह टीले के पीछे उन्होंने एक कच्ची कोठरी बनाई हुई थी। भगत राम ने कोठरी का ताला खोला। अंदर जाकर उसने बैटरी से रोशन होने वाला छोटा सा लैंप जला दिया। कोठरी में हल्की हल्की रोशनी हो गई। मैंने देखा कि कोठरी में दीवार के साथ लकड़ी के 10-12 बक्स पड़े थे। एक मेज पर 15-20 क्लैशनकोफ, 10 दस्ती बम, पिस्तौल, गोलियां और टाइम बम रखे हुए थे। मैंने उन्हें गौर से देखा। मेला राम कहने लगा, सर ये ग्रेनेड बड़े जबरदस्त हैं। इस बार हम मस्जिद में क्लैशनकोफ की फायरिंग के साथ 4 ग्रेनेड भी मारेंगे। मैंने एक ग्रेनेड उठाया और उसका जैसे मुआयना करने लगा। फिर इन लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए मैंने लकड़ी के बक्सों की तरफ इशारा किया। इन बक्सों में क्या है? भगत राम और मेला राम दोनों भारतीय दहशतगर्द लकड़ी के बक्सों के पास चले गए थे। मैं यही चाहता था। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्रेनेड जैकेट की जेब में रख लिया और उनके पास जाकर बक्सों का मुआयना करने लगा। मेला राम कहने लगा, सर इन बक्सों में धमाका खेज बारूद हैं। हम इससे खुद भी बम तैयार करते हैं। मैंने सख्त मिजाज इंस्पेक्टर की अदाकारी करते हुए उससे कहा, तुम लोग नाकिस बम तैयार करते हो, मुझे एक बम तैयार करके दिखाओ। भगत राम ने जल्दी से एक बक्स को खोल दिया। उसमें बारूद की छड़ियां रखी हुई थी। साथ ही नस्वारी रंग की बड़ी स्कॉच टेप और टाइमर भी थे। भगत राम और मेला राम बारूद की छड़ियों को जोड़कर टाइम बम तैयार करने में लग गए। मैंने गोशाए चश्म से मेज के कोने की जानिब देखा। वहां वो ताला पड़ा था जिसको खोलने के बाद भगत राम अंदर ले आया था। मैंने इन दोनों से कहा, मैं बाहर जाकर इस इलाके का जायजा लेता हूँ कि ये जगह किस हद तक महफूज है। इतनी देर में तुम कम से कम 2 टाइम बम तैयार करके मुझे दिखाओ। मैं इस काम का माहिर हूँ। अगर कोई कमी रह गई तो मुझे फौरन पता चल जाएगा। उसके बाद तुम दोनों को वापस भेज दिया जाएगा। भगत राम कहने लगा, सर ऐसा नहीं होगा। अभी 10 मिनट में बम तैयार करके दिखाता हूँ। आप बेशक इसे चला कर देख लें। यहाँ 15 मील तक आसपास कोई आबादी नहीं है। ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद अंदर आकर देखता हूँ। दरवाजे की तरफ जाते हुए मैंने मेज के कोने पर पड़ा हुआ ताला भी उठा लिया। कोठरी से बाहर आकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले मैंने जेब से दस्ती बम निकाल कर उसका पिन अलहदा करके उसे वहीं मेज पर जहां दूसरे दस्ती बमों का ढेर पड़ा था रख दिया था। मैं कोठरी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगाया, मगर ये इतनी एहतियात से किया कि ताला लगाने और कुंडी लगाने की आवाज पैदा न हो। दस्ती बम फटने में 10-15 सेकंड का ही वक्फा होता था। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ कोठरी से कुछ फासले पर जहां गाड़ी खड़ी थी वहां आ गया और गाड़ी स्टार्ट करके गियर लगाकर उसे जितनी तेज चला सकता था चलाता हुआ उसे कोठरी से दूर निकल गया। मैं दूसरे टीले के एक करीब ही पहुंचा था कि कोठरी में एक धमाका हुआ। उसके साथ ही धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। 2 या 3 सेकंड के बाद एक ऐसा धमाका हुआ कि जैसे पहाड़ी फट गई हो, जमीन ऊपर नीचे हो गई। मैंने गाड़ी को बिल्कुल न रोका। पीछे देखा तो जिस पहाड़ी के दामन में असलहा और गोला बारूद वाली कोठरी थी वहां ऐसी आग लगी हुई थी जैसे कोई आतिशफिशा पहाड़ फट कर उगल रहा हो। दोनों भारतीय तकरीबकार अपने तमाम गोला बारूद समेत उड़ गए थे। मैंने गाड़ी को कराची की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दिया। हम जिस तरफ से गाड़ी लेकर आए थे मैं उसी रास्ते से गाड़ी वापस लिए जा रहा था। दूर से कराची की सितारों की तरह झिलमिलाती रोशनियां नजर आ रही थीं। कराची शहर में दाखिल होते ही मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। रात ज्यादा नहीं गुजरी थी। कराची की सड़कों पर बड़ी रौनक थी। गाड़ियां वगैरह गुजर रही थी। कराची इतना बड़ा शहर है कि उसकी सड़कों पर सारी रात ट्रैफिक जारी रहती है। मैंने इस सड़क को पहचान लिया जो मायावती के आलीशान होटल की तरफ जाती थी। कोई आधे घंटे बाद मैं होटल पहुंच गया। गाड़ी मैंने पार्किंग लॉट में खड़ी की।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सामने लगे आईने में देखकर अपने बालों में कंघी फेरी और बड़े आराम और सुकून के साथ गाड़ी की चाबी वाली जंजीर घुमाता होटल की लॉबी में आकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। मायावती का कमरा मैंने देखा हुआ था। वो अपने कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उससे वो खुफिया राज मालूम करने के लिए बेताब था जिसको बताने का उसने मुझसे वादा किया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मायावती की मदद से पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारों के किसी दूसरे गिरोह का पता चल जाएगा और मैं मायावती के साथ इस गिरोह को भी जहन्नम में पहुंचाने के बाद ही श्रीनगर का रुख करूंगा। मायावती ने अपने छोटे से कमरे में मुझे खुश करने का सारा बंदोबस्त किया हुआ था। कमरे में सिर्फ बहुत धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप ही पलंग के सरहाने की जानिब रोशन था। फजा में किसी गैर मुल्की परफ्यूम की बड़ी रोमानवी खुशबू बसी हुई थी। मायावती ने गुलाबी रंग का रेशमी गाउन पहन रखा था जिसमें से उसके जिस्म के खुतूत नुमाया थे। मेरे लिए ये खुतूत बेमानी हो चुके थे क्योंकि मैं इन खुतूत की असल हकीकत को जान चुका था कि ये वो पत्थर हैं जो मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते में महज इसलिए पड़े होते हैं कि मुसाफिर को उसकी मंजिल तक न पहुंचने दिया जाए। मायावती ने पलंग से उठकर मेरा खैर मकदम किया और दरवाजा बंद करके पलंग पर सिमट कर बैठ गई। उसने मुझसे तखरीबकारों के असलहा बारूद के बारे में पूछा जिसका मैं मुआयना करने गया था। मैंने कहा, ठीक है, मगर इन लोगों को टाइम बम बनाने नहीं आते, इसलिए वो धमाके के बाद ज्यादा नुकसान नहीं करते। मायावती कहने लगी, सर आपको चाहिए कि अमृतसर से कोई इस काम का माहिर बुला लें। भगत राम और मेला राम को एमुनेशन की उतनी समझ नहीं है। मैंने कहा, ये रिपोर्ट भी मैं अमृतसर जाकर पेश करने वाला हूँ। वहाँ जो फैसला होगा उस पर फौरन अमल किया जाएगा। मैंने मायावती से बराह रास्त सवाल कर दिया, तुम मुझे कोई राज बताने वाली थी, वो कौन सा राज है? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये राज तुमने मुझे बताया था। मायावती उठकर दीवार में लगी हुई अलमारी के पास गई। उसमें से 2 ग्लास और बोतल निकालकर उसने मेज पर रख दी और अंग्रेजी में बोली, सर पहले तो आप फ्रेश हो जाएं, फिर राज की बात होगी। मैंने कहा, मायावती मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो शराब को हाथ नहीं लगाता। मैंने मायावती के ग्लास में शराब का एक पैग बना दिया। हाँ, तुम बेशक पी सकती हो क्योंकि तुम ड्यूटी पर नहीं हो। मायावती मुझसे लाड प्यार के मूड में थी। मैंने अपने रवैये से उस पर वाज़ेह कर दिया था कि मैं इस मूड में नहीं हूँ। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और उसे कहा, तुम बेफिक्र होकर मुझे राज बता दो। मैं तुम्हें एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा। मायावती ने शराब पिए 2-3 घूंट पिए और सिगरेट सुलगाने के बाद बोली, सर आपको तो मालूम ही होगा कि इस इलाके में हमारे भारतवर्ष का एक सिंधी हिंदू मर्चेंडानी भी मौजूद है जिसको दिल्ली की हुकूमत ने बड़े वसी इख्तियारात दे रखे हैं। मैं हमतन गोश हो गया। वो सिगरेट का कश लगा रही थी। उसने धुआं छोड़ते हुए कहा, सर इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग एक दूसरे की सरगर्मियों से बेखबर होते हैं। मर्चेंडानी के बारे में भगत राम और मेला राम को भी इल्म नहीं कि वो हमारे भारतवर्ष का कितना बड़ा स्पाई इस इलाके में काम कर रहा है। पहले मुझे भी मालूम नहीं था, मगर आप जानते हैं कि मैं होटल मीडिया में हूँ जहाँ हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है। एक बार कराची के एक बाजार में 2 तखरीबकारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 15-20 आदमियों को मार डाला। मैंने ये खबर अखबार में पढ़ी तो खुश हुई कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का काम बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं। लेकिन अखबार में ये भी लिखा था कि एक दहशतगर्द मौके पर पकड़ा गया था, मगर दूसरे दहशतगर्द ने मोटरसाइकिल पर से उस पर क्लैशनकोफ का ब्रस्ट मारकर उसे भी हलाक कर दिया था। मायावती ने ये कहकर ग्लास में से 1-2 घूंट शराब पिए और खामोशी से सिगरेट के कश लगाने लगी। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो, इसमें राज की कौन सी बात है? मायावती मेरे करीब हो गई। कहने लगी, सर मुझे किसी न किसी तरह पता चल गया है कि ये वारदात भगत राम और मेला राम की नहीं है, बल्कि इसके पीछे मर्चेंडानी नाम का एक भारतीय दहशतगर्द है जो कराची की मछली मार्केट से कुछ फासले पर बज़ाहिर कमीशन एजेंट का काम करता है और उसके पास 2 मोटर लॉन्चें भी हैं। इनमें से एक लॉन्च में वो अस्तहा वगैरह छुपाए रखता है। किसी को उस पर इसलिए नहीं शक पड़ता कि वो इलाके में गरीबों और बेवाओं और यतीम बच्चों की मदद करता है और उसने उनके वजीफे लगा रखे हैं। मैंने कहा, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, मुझसे असल बात बयान करूं। मायावती ने कहा, सर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ और सिर्फ आप ही से कह सकती हूँ कि ये मर्चेंडानी हमारी कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है। वो कैसे? मायावती हल्के हल्के सुरूर में थी। कहने लगी, सर आपको तो मालूम ही है कि हम पाकिस्तान में बम धमाकों और मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग करने की अगरवाद की वारदातों के लिए बाज औकात मकामी लोगों को भी हायर करना पड़ता है। हम उन्हें अलग अलग वारदात के इवज भारतीय रकम अदा करते हैं और ये रकम हमारी दिल्ली की हुकूमत के खजाने से अदा की जाती है। मैंने उसे पुरते हुए पूछा, इन मकामी लोगों में यहाँ के मुसलमान भी जरूर होते होंगे? मायावती ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नो सर, कोई मुसलमान खा वो अपनी हुकूमत के कितने ही खिलाफ क्यों ना हो, वो अपने मुसलमान भाई का खून बहाने पर कभी तैयार नहीं होता।
खास तौर पर कोई मुसलमान किसी मस्जिद में बम गिराने का सोच भी नहीं सकता। तो फिर तुम लोग ऐसे आदमी कहाँ से लाते हो? मायावती कहने लगी, सर बहुत से हिंदू स्मगल होकर पाकिस्तान में लाए गए हैं। इनमें से हम ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अब मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में रहते हैं। इनमें से हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो माकूल मुआवजा लेकर ऐसी वारदातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर असल राज की बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मर्चेंडानी इस काम के लिए बहुत कम रुपए देकर अनाड़ी हिंदू नौजवानों को हायर करता है। वो दिल्ली हुकूमत से एक वारदात के 10,000 रुपए वसूल करता है, मगर वारदात करवाने वाले को सिर्फ 2,000 रुपए देता है। क्योंकि वो आदमी अनाड़ी होता है इसलिए राजी हो जाता है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि अक्सर वारदातें नाकाम हो जाती हैं। जहां फायरिंग करने और बम के धमाके से 100 आदमियों ने हलाक होना होता है, वहां सिर्फ 5-10 आदमी ये हलाक होते हैं। मायावती ने भारतीय दहशतगर्दों के मास्टर स्पाई मर्चेंडानी के खिलाफ काफी जहर उगला था। उसकी बातों से मैंने ये अंदाजा लगाने में देर न की कि मायावती को हिंदू मास्टर स्पाई मर्चेंडानी से कोई जाती दुश्मनी है, मगर मुझे ये फायदा हुआ था कि एक और भारतीय दहशतगर्द का सुराग मिल गया था, और ये दहशतगर्द बड़ा अहम और मास्टर स्पाई था जिसको खत्म करना बहुत जरूरी था। मैंने मायावती से कहा, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया हूँ, मुझे मर्चेंडानी का पूरा पता बताओ। मैं सबसे पहले खुद वहां जाकर उस पर अपना आप जाहिर किए बगैर उसका सर्वे करना चाहता हूँ। मुझे मालूम हो जाएगा कि वो किस किस्म का आदमी है। उसके बाद मैं उसकी फुल रिपोर्ट बनाकर दिल्ली सेक्रेटेरिएट को रवाना कर दूंगा, और यकीन करो कि उसे फौरन वापस इंडिया बुला लिया जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा आदमी भेज दिया जाएगा। मायावती बड़ी खुश हुई, कहने लगी, लेकिन सर प्लीज इस सारी कार्रवाई में मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, तुम मर्चेंडानी से डरती क्यों हो? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि दिल्ली ऑफिस तुम्हारी कारकर्दगी पर खुश होगा कि तुमने एक नाअहल शख्स की नाअहलियत को बेनकाब किया है। मायावती बोली, फिर भी सर प्लीज मेरा नाम जाहिर न करें, मुझे मर्चेंडानी से सचमुच डर लगता है। उसने बड़े बदमाश पाल रखे हैं। मुझे मायावती की इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उससे मर्चेंडानी के घर का पूरा पता हासिल कर लिया, और जब उठकर जाने लगा तो मायावती ने मेरा बाजू पकड़ लिया। सर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने आपके लिए माश्त की दाल खास तौर पर बनवाई है, आप प्लीज यहाँ बैठे, मैं खाना मंगवाती हूँ। अभी 1 सेकंड में प्लीज। भूख मुझे भी लग रही थी। मुसीबत यह थी कि इस औरत ने मुझे भी हिंदू समझते हुए मुर्ख मुसल्लम की जगह दाल का बंदोबस्त रखा था। बहरहाल मैं बैठ गया। मायावती ने पलंग से उतरने के बाद रेशमी गाउन की डोरी कमर पर बांधी, एक शाल कंधों पर ओढ़ी और कमरे से निकल गई। उसके कमरे के बाहर ही राहदारी में टेलीफोन लगा हुआ था। मुझे उसके फोन पर बातें करने की आवाज आई। उसने किसी से फोन पर कहा था कि खाना जल्दी ले आए। वो कमरे में वापस आई तो उसके कदम जरा से डगमगाए। मैंने उसे सहारा दिया तो वो मेरे साथ लग गई। मैंने उसे पलंग पर बिठाते हुए कहा, मायावती तुम्हें ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। उसने मेरी तरफ हाथ जोड़कर देखा और आजिज़ी से कहा, सर भगवान की कसम खाकर कहती हूँ मैं रोज नहीं पीती, कभी कभी रात को थकान दूर करने के लिए पी लेती हूँ, और वो भी एक डबल पैक से ज्यादा नहीं। लेकिन आज आपके आने की खुशी में 3 पैक पी गई हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी रिपोर्ट में ये ना लिखिएगा कि मैं रात को ज्यादा शराब पीती। मैंने उसको तसल्ली दी कि मैं उसकी शराब का जिक्र नहीं करूंगा और उसकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट दिल्ली भिजवाऊंगा। वो खुशी से निहाल हो गई। अब मैं ये सोच रहा था कि इस मायावती का क्या करूं, क्योंकि मर्चेंडानी को खत्म करने से पहले मायावती को भी खत्म करना जरूरी था। पाकिस्तान के सरजमीन को मायावती और मर्चेंडानी जैसे लोगों के वजूद से हमेशा के लिए पाक करना बेहद जरूरी और कौमी तकाज़ों के ऐन मुताबिक था। मायावती को मैं उस वक्त बड़ी आसानी से हलाक कर सकता था, लेकिन मैं जहनी तौर पर तैयार नहीं हो रहा था। एक औरत पर हाथ उठाते मैं कुछ झिझक महसूस कर रहा था। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन खुदा जाने क्या बात थी कि मैं उसे खुद हलाक करने पर अपने आप को आमादा नहीं कर सका था। मैंने यही फैसला कर लिया कि पुलिस को इत्तला करके उसे पुलिस के हवाले कर देता हूँ। इससे पूछगिछ के दौरान हो सकता है पुलिस को कुछ मजीद मालूमात हासिल हो जाएं, और पुलिस की हिरासत से इस लड़की का फरार होना तकरीबन नामुमकिन था। इसमें एक बात का खतरा जरूर था कि मायावती के साथ पुलिस के तशद्दुद की कार्रवाई के पहले मरहले में ही वो पुलिस को भगत राम और मेला राम के अलावा मेरा पूरा हुलिया भी बता देती। बाकी दोनों भारतीय तकरीबकारों को तो पुलिस तलाश नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके जिस्मों के टुकड़े उड़ चुके थे। लेकिन पुलिस को मेरा हुलिया जरूर मालूम था, और पहले लाहौर की पुलिस मेरे पीछे थी और अब कराची सिंध की पुलिस भी मेरे पीछे पड़ जाती। इसका मैंने एक ही हल सोचा था कि पहले पाकिस्तान दुश्मन मर्चेंडानी का किस्सा पाक किया जाए, उसके बाद मायावती को गिरफ्तार करवा दिया जाए, ताकि अगर वो पुलिस को मेरा हुलिया भी बता दे तो जब तक कराची की पुलिस मुझे तलाश करने निकलती मैं वहां से बहुत दूर श्रीनगर की पहाड़ियों में पहुंच चुका होता।
वो रात मैंने खाना खाने के बाद मायावती के कमरे में नहीं बल्कि उसी होटल के एक कमरे में बसर की और सुबह मर्चेंडानी से दो दो हाथ करने साहिल समंदर की उस बस्ती की तरफ निकल पड़ा जहां पाकिस्तान दुश्मन भारतीय दहशतगर्द मर्चेंडानी रहता था। मायावती से मैंने उसका पूरा पता मालूम कर लिया था, लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैंने मायावती से मालूम करना भूल गया था वो उस रोज का पासवर्ड था।